हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में गाइस हम चैप्टर 9 करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज़ जो हमने शुरू की गई थी, तो उसमें हम क्लास 7th के एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। तो क्लास 7th के एनसीईआरटी में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9, शीतोष्ण घास सतलों में जीवन। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और जो स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं ना, तो भाई आपकी होली 31 मार्च, होली से लेकर 31 मार्च तक का आपका ऑफ़र है, स्पेशल ऑफ़र, और कोर्सेज़ पर छूट दी गई है 30% की। तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आज 31 मार्च की रात 12 बजे तक ले लें, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा, 30% ऑफ रहेगा पेड कोर्स की फ़ीस में अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। ठीक है, पीजीटी ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शीतोष्ण घास सतलों में जीवन। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें वन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जिन प्रदेशों की पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है, यानी हमारी पृथ्वी की सतह के 1/4 पार्ट पर आपके ग्रास लैंड है। यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं वो आपकी उस एरिया की जलवायु में और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। किस एरिया की कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है, तो उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर पाई जाती है, जो कि आप पीछे पढ़ भी चुके हो। ग्रासलैंड के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व की घास सतलों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। वैसे आपको सच बताऊं तो ये जो आज का हमारी क्लास है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जीएस के एग्जाम में इस वाली क्लास से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं, तो आप खुद भी कहोगे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हाँ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है पियरी। उत्तरी अमेरिका में, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, क्या होते हैं शीतोष्ण? शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण, यानी कुछ ठंडा कुछ गर्म, तो ऐसा एरिया दोनों को मिलाकर इसे इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो शीतोष्ण घास स्थल को पियरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान और पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं, जहाँ पर आपके पेड़ तो कम होते हैं और ग्रास यानी घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का एक विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में पियरी वृक्ष रहित होते हैं, यानी कई पार्ट तो ऐसे हैं जिसमें जो प्रेरी घास के मैदान है वहाँ पर कोई वृक्ष ही नहीं मिलते, केवल घास ही घास दूर दूर तक। परंतु निचली मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यह वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। आपको थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पर दिख भी रही है, इस तरीके का ये पियरी का ही चित्र है। तो जो ये पियरी है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो थोड़ा इसको भी देख लो भाई। पियरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है श्राद्धरूल। ठीक है, श्राद्धवल, जिसका अर्थ होता है श्राद्धवल। तो प्रिएटा से बना है प्रेरी शब्द लैटिन भाषा के, और मीनिंग होता है इसका श्राद्धवल। अब ये जो घास का सागर है, पियरी की बात कर रहे थे, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान पढ़ रहे हैं हम। तो पियरी में उत्तरी अमेरिका में आपकी रॉकी पर्वतमाला है, ठीक है, जो कि एक युवा वलित पर्वत है, जैसे हमारा हिमालय है, सेम उसी तरीके से रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका का। और पूर्व में ग्रेट लैक, यानी पश्चिम में तो रॉकी पर्वत है। तो जैसे देखो आपका कुछ अमेरिका की बात करें ना, वो कुछ इस शेप में है, इस शेप में है अमेरिका। यहाँ पर पड़ता है आपका रॉकी पर्वतमाला, रॉकी, और पूर्व में ग्रेट लेक, यहाँ पर पड़ती है ग्रेट लेक। तो उत्तरी अमेरिका का मानचित्र देखिए, अभी नीचे दिया हुआ भी है, हम वहाँ पर दिखाएंगे आपको। ये रहा, आप देखेंगे कि पियरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। ये जो पियरी घास के मैदान है ये आपके संयुक्त यानी यूएसए और कनाडा के कुछ पार्ट्स में फैले हुए हैं। अमेरिका के पियरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां और कनाडा के पियरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। वैसे उत्तरी अमेरिका की सहायक नदी है मिसिसिपी, और विश्व की 4थी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। ठीक है, और ये जो मिसिसिपी नदी है उत्तरी
उत्तरी अमेरिका में तो घास के मैदानों का यही अपवहन करती हैं, पर कनाडा में पिएरी के जो घास के मैदान हैं उसे सास्केचुआन नदी की सहायक नदियाँ संभालते या अपवाहन करती हैं। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये है भाई आपका उत्तरी अमेरिका। मैं इसकी बाहर वाली बाउंड्री बना देती हूँ जिससे आपको उत्तरी अमेरिका पूरा समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक कैसे है। तो ये आपका ऐसे आके ये इसकी लास्ट बाउंड्री है। तो ये है आपका उत्तरी अमेरिका पूरा। यहाँ पर ये नीचे नीचे ये आपका मैक्सिको और ये आता है भाई आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये ऊपर है कनाडा। ठीक है, और ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है, उसका एक राज्य है ये अलास्का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूर्व में यहाँ पर तो पड़ती है रॉकी पर्वतमाला, और यहाँ पर ये 5 झीलें भी पड़ती हैं, ईरी झील, ओंटेरियो झील, हयूरन झील, आपकी सुपीरियर झील, जिन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे साल्ट लेक भी है, ये रही। ठीक है, तो आपके कनाडा में भी घास के मैदान पाए जाते शीतोष्ण कटिबंधीय और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भी। और इन्हें शीतोष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्क रेखा से ऊपर यानी साढ़े देश, देखो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर ऊपर ये घास के मैदान पाए जाते हैं, और कर्क रेखा से ऊपर ऊपर वाला हमारी कौन सी बेल्ट आती है? शीतोष्ण कटिबंधीय बेल्ट। इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक बॉक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ा देती हूँ ये भी। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहते थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अमेरिका के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? रेड इंडियन। क्योंकि कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, तो कोलंबस जब उत्तरी अमेरिका में पहुंचा तो वो निकला तो किसकी खोज के लिए था? भारत की खोज के लिए, इंडिया की खोज के लिए निकला था, परंतु पहुंच कहाँ गया? वो उत्तरी अमेरिका में। अब वो जब उत्तरी अमेरिका में पहुंचा तो उसे वहाँ पर वही सेम मतलब गेहूं रंग के, लाल रंग के जो लोग दिखे, उसने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन का, उसने क्या समझा कि मैं इंडिया पहुँच गया हूँ, पर वो पहुँचा कहाँ था? अमेरिका में। तो भाई आपका जो अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में, और उसने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था। ये लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं। मीन्स एक तो होते हैं ना कि उनके पूर्वज भाई लोग सदियों से वहीं पर रहते आ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक देश को छोड़ के दूसरे देश में आकर बस जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेड इंडियन है ये उसी देश के निवासी थे जो सदियों से वहाँ पर रह रहे थे। पिएरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री और पोनी के भी निवास स्थल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जनजातियां आपकी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। आगे चलते हैं, जलवायु की बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे क्या जलवायु रहती है। तो जलवायु महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म यानी गर्मियों में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि ठंड में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। तो ठंड में तो यहाँ पर एक बर्फ की मोटी परत सी बिछ जाती है, यानी गर्मियों में ठीक ठाक होती है गर्मी, और सर्दियों में आपकी मोटी मोटी बर्फ की परतें भी बिछ जाती हैं। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो कि घास के लिए अनुकूल है, ना तो कम ना ज़्यादा। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में या चीनुक नामक एक स्थानीय पवन भी बहती है। चीनुक एक स्थानीय एक लोकल विंड से, जैसे उत्तरी भारत में गर्मियों में लू चलती है ना, लू, ऐसे ही यहाँ पर चीनुक बहती है एक लोकल विंड्स के रूप में। चिनूक, देखो चिनूक के बारे में बताया हुआ भी है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। चिनूक एक गर्म हवा है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चिनूक गर्म है या ठंडी है। तो एक वार्म विंड है जो सर्दियों में बहती है, एक गर्म हवा है जो सर्दियों में बहती है और कम तापमान में ही टेम्परेचर को, कम समय में ही टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब भाई ठंड पड़ रही है और ऐसे में गर्म गर्म हवा चलेगी तो किसे अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो तापमान में वृद्धि होने के कारण फिर बर्फ पिघलने लग जाती है और पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है, इसलिए चिनूक को वहाँ पर अच्छी घास, अच्छी हवा के रूप में माना जाता है। तो समझ में आ गया आपको चिनूक क्या होती है, कैसे बहती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति जात और प्राणी जात। तो जो प्रेरी है उत्तरी अमेरिका में, ये पेड़ वहीन होते हैं, यानी यहाँ पे वृक्ष वगैरह नहीं है। जल उपलब्ध होता है, शरपत, विलो, आल्डर, पोपलर जैसे पेड़ उगते हैं,
ठीक है, छोटे मोटे। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है और इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फा है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम और अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी और नुकीली होती हैं। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए भी उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को या रैंच, अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, जो पशु पाले जाते हैं, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रैंच कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंच। पशुओं को जहाँ पर रखा जाता है उसे रैंच कहा जाता है। और उनकी जो देखभाल करते हैं ना, जैसे कोई नौकर रख लिया जो उन पशुओं की देखभाल करेगा, तो उनकी देखभाल करने वालों को यहाँ पर काउबॉय कहा जाता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जीएस में। तो विशाल जानवरों को व्यापारिक तौर पर यहाँ पर पाला जाता है और व्यापारियों को जानवरों को जिसमें रखा जाता है उसे रैंच कहते हैं, और उन जानवरों की देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं उनको काउबॉय कहते हैं। बाइसन, अब देखो ये बाइसन के बारे में। बाइसन एक अमेरिकी भैंस है। ये आपकी एक अमेरिकी भैंस है, जैसे हरियाणा की मुर्रा भैंस फेमस है ना, वैसे ही बाइसन आपकी अमेरिका की भैंस है। तो निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव खरगोश, काइयोट, गोफर और पेरी कुत्ता, तो ये भी सारे के सारे आपकी प्रेरी घास के मैदानों में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने घोड़ों के साथ एक काउबॉय जो इनकी देखभाल करते हैं उनको काउबॉय कहते हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं लोग। यहाँ के लोग क्या करते हैं? तो इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी है, ये काफ़ी मेहनती है। अपनी विपुल प्राकृतिक वनस्पति के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। क्योंकि देखो अगर टेक्नोलॉजी है, बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं, तो कई बार क्या होता है ना, मशीनों के उपयोग से हमें ज़्यादा पैदावार प्राप्त होती है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण पियरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं, यानी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है पियरी वाला पार्ट। उत्तरी अमेरिका का पियरी क्षेत्र ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की रोटी की टोकरी या विश्व का धान्यागार भी इसे कहते हैं, क्योंकि गेहूं का अत्यधिक उत्पादन होता है यहाँ पर। दुग्ध उत्पादन यहाँ का एक अन्य उद्योग है। भाई पशु पाल रहे हैं तो भैंसे है, गाय है, तो दूध तो मिलेगा ही। तो डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक यहाँ पर फैला हुआ है। अटलांटिक तट यानी अटलांटिक महासागर, जिसका दूसरा नाम अंध महासागर भी है। दुग्ध उत्पादक और व्यापक स्तर पर कृषि दोनों ही खाद्य प्रक्रमण उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी यहाँ के लोग है ना, अपने पशुओं को पालने, उनसे रिलेटेड खाद्यान्नों को बेचने, खरीदने, इस तरीके के कामों में लगे हुए हैं। कोयला और लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, सड़क, रेल, नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। ठीक है, क्योंकि आपकी सड़कों का विकास हो गया है, रेलों का विकास हो गया, नहर आ गई है, तो इन सभी के कारण ये विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक एरिया भी बन गया है, प्रेरी वाला एरियाज। तो यहाँ पे बॉक्सेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कंबाइन मशीन दी हुई है, और इस कंबाइन मशीन के द्वारा एक ही मशीन जो बुआई भी कर देगी, जुताई भी कर देगी, और थ्रेशर यानी उसको काट के उसमें से गेहूं भी निकाल देगी, तो सबका काम कर सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी तो महान होती ही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पियरी में आपके जो प्रमुख नगर आते हैं, जैसे शिकागो जो कि एक रेलवे जंक्शन भी है अमेरिका का, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास, डेनवर है, और कनाडा के पियरी के प्रमुख नगर एडमोंटस, सैस्काटून, कैलगरी और विनिपेग है। तो ये इसके प्रमुख वे सिटी हैं जो आपकी प्रेरी वाले मैदान के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेल्ड। अब वेल्ड को पढ़ते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो शीतोष्ण घास के मैदान थे उनको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आप नीचे अफ्रीका को देख भी सकते हो, ये है भैया आपका अफ्रीका पूरा का पूरा, ठीक है, ये है अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में यानी इस वाले पार्ट में दक्षिण अफ्रीका यानी मकर रेखा के आसपास जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल हैं उनको वेल्ड कहा जाता है। देखो ये वेल्ड, ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाया हुआ है ये वेल्ड है। देखो यहाँ पे इंडेक्स में शो किया गया है, वेल्ड वाला पार्ट ग्रीन से है। तो वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार हैं, पठारी इलाका है। ये डेक्सन बर्ग पर्वतों से घिरा है।
इनके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। यहाँ पर आपका पड़ता है रेगिस्तान जिसका नाम है कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे कालाहारी रेगिस्तान है। यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, ये कालाहारी मरुस्थल, ये सहारा मरुस्थल। तो इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, उच्च वेल्ड। इनकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां भी इस प्रदेश को संचित करती हैं। तो ये यहाँ पे देखो, ये नाम भी दिया हुआ लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जाता है। किम्बरले, किम्बरले ये आपकी हीरे की खान है अफ्रीका के अंदर। और जोहान्सबर्ग ये प्रसिद्ध सोने की खान है, सोने का भंडार भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध ऑरेंज नदी, नीचे ऑरेंज नदी भी बहती हैं। तो ये सारे के सारे एरियाज वेल्ड में आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड वाले पार्ट्स में। यहाँ पर आपको बॉक्सेस भी दिए गए हैं, उनको भी करेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नामक डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। तो ये जो वेल्ड दिया गया था वो डच आदिवासियों ने दिया था, ये नाम डच आदिवासियों ने। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगातार सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम लिखो। अपने घास को उगते देखा, जैसे भाई क्रिकेट के मैदान, आप सभी घास तो ऐसी कॉमन सी चीज़ है जो हर कोई सबने देखी हुई होती है। ऐसी बात है नहीं कि आपने घास नहीं देखी है, आसपास छोटी मोटी घास तो सबको देखने को मिल ही जाती है। अब जलवायु की बात करें तो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु में ठंडी और शुष्क होती हैं। इस दौरान टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु आपकी छोटी और गर्म होती है और गर्मियों में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता है अफ्रीका में बहुत गर्मी होती है। अफ्रीका आपका काफ़ी गर्म एरिया है, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा ही गर्मी होती है भाई। तो वेल्ड क्षेत्र में वर्षा आपके नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में होती हैं। और वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जल धाराएं बहने के कारण ऐसा होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त के महीने में वर्षा कम होती तो यह एरिया सूखाग्रस्त हो सकता है। बस ज़्यादा कुछ घुसने की नीड नहीं है, आपको केवल इतना समझ लेना वेल्ड किसको कहते हैं, कैसा क्या होता है। वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में गर्मी होती है तो उस समय प्रेरी में कौन सी ऋतु होगी? तो भाई वेल्ड में आपकी गर्मी है तो प्रेरी में सिंपल सी बात है कौन सी, वेल्ड पे। वेल्ड आपका शीतोष्ण कटिबंधीय यानी मकर रेखा पर है। मकर रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो आपकी कर्क रेखा पर सर्दी होगी। तो उत्तरी अमेरिका तो कर्क रेखा से ऊपर ऊपर है ना, प्रेरी वाला पार्ट, तो वहां पर क्या होगी, सर्दी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वनस्पति जात और प्राणी जात। यहाँ वनस्पति विरल है यानी वनस्पति न के बराबर है। अधिकतर जो एरिया वो घास से ढका हुआ है। घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल और मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर जैसे शेर, तेंदुआ, चीता, कुड़ू, ये सारे वेल्ड के प्रमुख जानवर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है निवासी। वेल्ड पशुपालन और खनन दोनों के लिए ही फेमस है। वेल्ड की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है तो वहाँ फसल उगा दी जाती है। मक्का, गेहूँ, जवार, अखरोट, आलू, ये सारी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नगदी फसलें भी वेल्ड वाले इलाके में बोई जाती है अफ्रीका के अंदर। भेड़ पालन, भेड़ों को पालना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं और वेल्ड में ऊनी उद्योग भी विकसित काफ़ी हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है और दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म और नम प्रदेशों में किया जाता है और मक्खन और चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन भी घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। खनिजों की बात करें ना तो वेल्ड में भाई खनिज बहुत है। तो जिन स्थानों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा और इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना और हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। देखो यहाँ पे डाल भी दिया इन्होंने। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है, सोना अधिक मिलता है। और किम्बरले के बारे में बताया था मैंने आपको। किम्बरले हीरे की खान के लिए यहाँ का फेमस है। आपके वेल्ड वाले एरिया में अफ्रीका में मैंने मैप में आप दोनों को ये दिखा दिए हैं, जोहान्सबर्ग और किम्बरले। हीरा और सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की भी सुविकसित
व्यवस्था है। तो सिंपल सी बात अगर हम करें तो वेल्ड वाला पार्ट आपके खनिजों से भरपूर है, तो खनिज वगैरह अच्छे खासे होते हैं यहाँ पर, बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो उसके अलावा हमारा कोई बॉक्स तो रहा नहीं ना। बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एक्चुअली एनसीईआरटी के, और एग्जामिनर भी मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सेस से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपका एक भी बॉक्स ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है मिसिसिपी नदी अपवाहित करती है कनाडा को, अफ्रीका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो मैंने आपको बताया था मिसिसिपी नदी आपके अमेरिका को अपवाहित करती है, अमेरिका में प्रेरी वाला पार्ट को। तो अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान हैं उनको अपवाहित करती है मिसिसिपी नदी, विश्व की चौथी लंबी नदी। ड्रैक्सनबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? प्रेरी, वेल्ड, पंपास। तो देखो प्रेरी तो अमेरिका में है, तो प्रेरी तो होगा नहीं, वेल्ड रहेगा आंसर अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में आता है, अफ्रीका वेल्ड के पश्चिम में है ड्रैक्सनबर्ग पर्वत। पंपास, अब ये जो पंपास है दक्षिण अमेरिका, इसमें एक्चुअली आपको सारे घास के मैदान नहीं करवाए हैं। वैसे आपने आई थिंक चैप्टर 6 या 7 मैंने जब पढ़ाया था, 6 आई थिंक, तो तब मैंने आपको बताया था कि उसमें सारे घास के मैदानों के नाम दिए गए थे। तो आप वहाँ से देख लेना किस महाद्वीप में क्या नाम से जानते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को, दक्षिण अमेरिका में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाने जाते हैं, अफ्रीका के अंदर वेल्स के नाम से जाने जाते हैं, यूरोप में इन्हें स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज। ठीक है, यूरोप में स्टेपीज कहते हैं, और जर्मनी में पुस्ताज के नाम से भी जाने जाते हैं, हंगरी के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। तो इस तरीके से अलग अलग महाद्वीपों में इनके अलग अलग नाम है, जो सब हम कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरिनो प्रजाति है, मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है और बढ़िया किस्म की प्रजाति है ये। मेरिनो भेड़ की जो ऊन प्राप्त होती है वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले आपके डायमंड के लिए फेमस है, हीरे के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है निम्न स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। काउबॉय, काउबॉय, काउबॉय किसे कहते हैं? तो भाई काउबॉय आपको सबको पता है, पशु को पालने वाले। चलो आगे देखते हैं। गोल्ड, सोना, तो सोना तो जोहान्सबर्ग, सोना जोहान्सबर्ग। चिनूक, चिनूक आपकी क्या है? एक गर्म हवा। चिनूक क्या है? एक गर्म हवा है। ठीक है, कोयला, कोयला आपके लोहा इस्पात, अगर हम देखें ये तो कोयला आपका आ जाएगा, जैसे भाई कोयला आपका पाया जाता है वेल्ड वाले पार्ट में भी कहीं कहीं पे कोयला देखने को मिलता है। कूड़ू आपका ये काउबॉय पशु वाले हो गए, चिनूक गर्म हवा हो गई, सोना आपका जोहान्सबर्ग में पाया जाता है, कूड़ू आपका ये एक लोहा इस्पात केंद्र है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ गई हैं। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है, अच्छी तरह वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। और भाई स्पेशल ऑफर है होली का, ठीक है, 31 मार्च रात 12 बजे तक है लास्ट। तो जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो आपको ऑफर में 30% ऑफ है फीस पर। ठीक है, तो जो लेना चाहते हैं तो वो फास्ट कर ले, आज लेना कल लेना। ठीक है, अगर आज रात 12 बजे तक लेते हो तो आपका ही फ़ायदा है, नहीं तो आपकी मर्जी। तो फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।